हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो अब जानते हैं कि 118 नंबर क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे आपको। तो यह जो वीडियो होने वाला है 119 नंबर क्वेश्चन से होने वाला है। आप भली भांति जानते हैं मित्रों, जब आप इस लाइव क्लास में अगर आप जुटे होंगे तो आपको पता होगा, और आप रेगुलर अगर क्लास करते होंगे तो आप जानते होंगे कि हम बिहार बोर्ड जो 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है ना। उसको हम बतलाने की कोशिश करते हैं। आंसर देने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से बतलाते हैं। समझे कि नहीं। तो इन चीज़ों को आप भली भांति जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन से लगभग 10-20 क्वेश्चन तैयार होती है। और इस तरह से इस वीडियो में अगर 5 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, 80 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, 50 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है। तो आप जल्द से जल्द आप लोग जुट जाइए। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके अपने क्लास में बुला लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और अब आप बतलाइए कि 119 का क्वेश्चन क्या है, आप आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। आप आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है। तो 119 का जो सही जवाब है मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। ठीक है ना। मतलब मेरे वाटर ट्रफ से मतलब कि उससे भी पहले कोई जो था। एंड आई लाइक ए सेकंड कमर वेटिंग। कमर वेटिंग मतलब कोई था मुझसे भी पहले, मेरे जो नाद था, वाटर ट्रफ मीन्स नाद होता है मित्रों, उससे पहले कोई था। और मैं इसीलिए क्या हूँ, एक सेकंड कमर हूँ, मतलब कि दूसरा आने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि फर्स्ट कोई व्यक्ति वहाँ पे आ गया था। मतलब इस सांप के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना। वेटिंग जो इंतजार कर रहे थे। एज फ्रॉम एज जो लाइन है कहाँ से लिया गया है। दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम स्नेक। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप जानते हैं कि स्नेक को किसने लिखा है, डीएच लॉरेंस साहब ने लिखे हैं। और डीएच लॉरेंस साहब का जो जन्म हुआ था मित्रों 1885 ईस्वी में डीएच लॉरेंस साहब का जन्म हुआ था। और 1930 ईस्वी में मर गए थे। इनकी जो जन्म हुई थी इंग्लैंड में ही जन्म हुआ था मित्रों। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस होता है। आप जानते हैं कि एक पोएट हैं। ये क्या है, पोएट हैं और नोवेलिस्ट भी हैं। नोवेलिस्ट बोले तो उपन्यासकार भी हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। और एसेइस्ट मतलब निबंधकार भी बोले जाते हैं इनको। मतलब ये निबंधकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, है कि नहीं। इनका जो इम्पोर्टेंट्स वर्क है, मतलब रचनाएं हैं, वह कौन कौन है, सन्स एंड लवर्स है। क्या क्या है, सन्स एंड लवर्स है, जो 1913 ईस्वी में इनकी सन्स एंड लवर्स छपी थी। और द रेनबो है इनका एक बुक का नाम, जो 1915 में छपी थी। इनका बुक का नाम है डीएच लॉरेंस का। वोमेन इन लव ये भी डीएच लॉरेंस का है। समझे कि नहीं। लेडी चैटरलिच लवर ये भी डीएच लॉरेंस का है। एक द ट्रेसपासर है जो 1912 में छपी थी, ये भी इन्हीं का है। द वाइट पिकॉक है 1911 में ईस्वी में छपी थी, ये भी इन्हीं का है। एक बोल सकते हैं कि एक प्लम्ड सरपेंट था, ये भी जो बुक है इन्हीं का है। और एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स भी जो 1909 में लगभग छपी थी, ये भी किनका है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का है या डीएच लॉरेंस का है। मतलब इनके बारे में काफ़ी चीज़ हमने जानकारियाँ दे दी हैं मित्रों। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा, 119 का तो बी ऑप्शन हो ही गया स्नेक। हम लोग चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मित्रों, इस क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु रॉट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा सही उत्तर होगा। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आखिर किसने लिखा है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बतलाएंगे। सबसे पहले आप बतलाइए कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो जल्द से बतलाइए। ठीक है। तो अब हम बतलाते हैं आपको सही उत्तर। आपको हम बतला दे रहे हैं कि कौन सा होगा। तो द वर्ल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स है, यह कमला देश का कमला दास के द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं कि 1973 ईस्वी में कमला दास के द्वारा लिखा गया यह जो है क्या बोल सकते हैं, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स। आप जानते हैं कि यह कमला दास है, वो क्या लिखे हैं, इनकी रचनाएं क्या है, आप जानते हैं इनके बारे में। कमला दास तो माय ग्रैंड मदर हाउस लिखे हैं। आपके बुक में पढ़नी है ना। उसी से देखिए, कहीं फालतू से क्वेश्चन पूछती नहीं है। यह सिलेबस से बिल्कुल डिफिनिट होता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है कि नहीं। कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि फेल करना है। ये क्या है,
आपका बोर्ड एग्ज़ाम है ना, एक सीढ़ी था एक तरह के, और उसका पास करना है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए सरकार से इच्छा रखती है। तो इसलिए आप बतलाइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है क्वेश्चन, जिसका जो पोएट हैं वो कमला दास हैं। कौन है? कमला दास। अगर मैं बता दूं कि कमला दास का जन्म कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था, 31 मार्च को। कब हुआ था? 31 मार्च का समय था, और 1931 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी मित्रों? जन्म हो गई थी। आप जानते हैं कि एक पोएट थे, है ना, पोएट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएट भी थे, ठीक है ना। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएट भी थे। और आप जानते हैं कि इन्होंने जो दादी माँ थी वहाँ जो रहते थे, है ना, ये बोले हैं क्या, माय ग्रैंड मदर हाउस, मतलब मेरे दादी माँ का घर, है ना, वहाँ पे रहते थे। अब यहाँ आ जाने से अब दादी माँ वहाँ अब नहीं रही, तो वहाँ पे सांप इधर से उधर चलता रहता था, कॉपियों के बीच ये सब सांप चलता रहता था, बिल्कुल अंधारा सा हो गया था, है कि नहीं। जहाँ प्यार मिला करता था उससे काफ़ी दूर बेचारी चली आई थी, है कि नहीं। बहुत तरह के वे जिक्र करती है, अपने दुखों को, कष्टों को बतलाती है। आप जानते हैं कि कविता क्या है? कविता मानवता का आह होता है। आह मतलब पीड़ा, कष्ट, वेदना, दर्द, मतलब कविता मानवता की आह है ना। जो पोयम होता है वो मानवता की क्या होता है? आह होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है, वेदना होता है, दर्द होता है। चाहे वह दुख में वेदना निकल रहा हो, दर्द उत्पन्न हो रहा हो, चाहे सुख में उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है ना। ये मानवता की क्या होती है? आह होती है। आप जानते हैं मित्रों कि ये जो कमला दास थी, यह इंग्लिश में भी इन्होंने लिखी है और मलयालम में भी लिखी है। मतलब मलयालम और इंग्लिश दोनों साहित्यों पर इनका पकड़ रही है। और इनका ऑटोबायोग्राफी भी प्रकाशित जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। जो कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मित्रों। आप जानते हैं कि 1984 ईस्वी में उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है ना। 1984 ईस्वी में इन्हें क्या किया गया था? शॉर्ट लिस्टेड किया गया था नोबेल प्राइज के लिए। अगर आपसे पूछेगा कि शॉर्ट लिस्टेड कब किया गया था कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए, तो 1984 ईस्वी में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। आप जानते हैं कि इनका कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो इंग्लिश में इंक्लूड है। समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता किनका है? कमला दास का ही है। साइरेंस किनका है? कमला दास का ही है। साइरेंस 1964 में लिखे थे और समर इन कोलकाता 1963 ईस्वी में, है कि नहीं। और जो द डिसेंडेंट्स है 1967 में लिखे थे, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स है 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। द एनामेटल पोएम्स है 1985 में प्रकाशित हुई। एक था ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ठीक है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में प्रकाशित हुई। और एक यस अल्लाह है, यस अल्लाह भी क्वेश्चन पूछा है, यस अल्लाह जो 2001 ईस्वी में छपी थी। ये सारे का सारे जो रचनाएं हैं ये किनका है? कमला दास का ही है, ठीक है ना। तो अपने हृदय की जो प्रेम है उसको व्यक्त करती है, ठीक है ना, लोनली, बिल्कुल अकेला होकर के, है ना, हृदय के प्रेम को, जो किस प्रकार से ग्रैंड मादर के पास रहा करती थी, क्या प्यार मिलता था वो अब नहीं मिल रही है ना। ये सारा चीज़ों के बारे में बतलाने की कोशिश करती है कौन? ये कमला दास जी, ठीक है। तो हमने इतनी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की कमला दास के बारे में, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगभग 121वां क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है, लिखना केवल भूल गए हैं, ठीक है। सब 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का एनुअल एग्जाम का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, ठीक है, मतलब क्रीमेटिंग से, ठीक है ना, जो दाह संस्कार होती है, जो धर्म की जो परंपरा होती है ना मित्रों, ये किससे, आपकी मतलब कौन इस बात को बोले हैं कि वायलेट होता है, हुआ है? तो के दारू वाला ने कहा है, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप जानते हैं के एन दारू वाला क्यों, कौन सा पोएम लिखे हैं जो आपको पढ़ना है? तो कहेगा कि हाँ 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 सर, मैं तो जानता ही हूँ ना। तो बता दीजिए, फिर कमेंट कर दीजिए कि कौन सा होगा सही। तो ठीक है, कमेंट कर देते हैं। तो के अंदारू वाला जो लिखे हैं वह लिखे हैं फायर ह्यूमन। क्या लिखे हैं मित्रों? फायर ह्यूमन लिखे हैं। और आप जानते हैं फायर ह्यूमन के बारे में, जो फायर ह्यूमन जो लिखे हैं के अंदारू वाला, और आप इस बात को भी जानते हैं कि फायर होने का जन्म कब हुआ था इनका, के अंदारू वाला का। तो इनका जन्म जो हुआ था मित्रों 1937 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1937 में के अंदारू वाला का जन्म हुआ था।
इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था मित्रों, ठीक है। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में सम्मानित किया गया था और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इन्हें दिया गया था साथ में। द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री लव डेथ, डोमिनेशन, साइनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, ठीक है। इनकी कुछ पोएट्री का जो थीम्स होती है वह रहती थी। लव मतलब प्रेम रहता था, डेथ मतलब मृत्यु, डोमिनेशन मतलब शासन या हुकूमत, साइनिसिज्म मतलब मानव द्वेषवाद, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस मतलब कि मानवीय समाज और हिंसा का दुर्दशा। और इनका जो सिंस और जानते हैं कि इन्होंने जो वायलेंस के रूप में भी, पुलिस सर्विस के रूप में भी इन्होंने की, ठीक है ना। जब से किए अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, जब से के अंदार वाला जब पुलिस सर्विस में है ना आए, वायलेंस में आए, तब अनअवॉइडेबल कर दिए हिज पोएट्री में। मतलब अपने पोएट्री में जो हिंसा था उसको क्या कर दिए, हिंसा वाला को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हिंसा परिवेश हो गया इनका, ठीक है। क्योंकि पुलिस में जाने के बाद तो भाई हिंसा तो करना पड़ता है, तो क्यों ऐसा रचनाएं फिर लिख पाएंगे। तो हीज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स, उनकी जो महत्वपूर्ण जो वॉल्यूम्स है, अंडर ओरियन है 1970 में लिखे थे। एप्रेशन इन अप्रैल है जो 1971 में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है जो 1976 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम 121 का के अंदार वाला तो सही हो ही जाएगा। हम लोग चलते 122वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 122वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। द पोएट इज डॉट डॉट द स्नेक। तो जो कवि थे वो स्नेक से क्या थे, एफ्रेड थे, मतलब भयभीत थे। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, सही होगा, एफ्रेड ऑफ द स्नेक। और मैंने स्नेक के बारे में बतलावे किया मित्रों को, DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है ना फार पूरा डिटेल। तो हम लोग चलते हैं अब 123वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 123वां नंबर क्वेश्चन है कि डीपली एंड पेनफुल अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ टू इट वाज इज फ्रॉम। तो आप जानते हैं मित्रों कि यह जो क्वेश्चन है और कहाँ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है मित्रों, यह लिया गया है द अर्थ से लिया गया है। और द अर्थ के बारे में मैंने बतलाने की कोशिश किया है मित्रों, ठीक है ना। नहीं आगे नहीं किया है तो फिर हम कर दे रहे हैं भाई। द अर्थ वाला के बारे में बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं मित्रों कि द अर्थ में जो है से कहानी बेंजी वाला है, जॉनसन वाला है और फ्लोरेंस वाला है ना। किस तरह से बेचारा सिंपल माइंडेड जो व्यक्ति होता है अपने माता पिता को भगा देता है, कितनी तरह की दुर्दशाओं को सहना पड़ता है, वो खुद जानते हैं मित्रों। आप जानते हैं कि इसके जो राइटर हैं द अर्थ के, वो है H.E. बेट्स हैं। कौन है? H.E. बेट्स। H.E. बेट्स के पूरा नाम क्या हो सकता है मित्रों, ठीक है ना। H.E. बेट्स का क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि हर्बर्ट करके हो सकता है इनका नाम। तो H.E. बेट्स का जन्म जो हुआ था 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में मर गए थे। कब मर गए थे? 1905 में जन्म लेते हैं, 1974 ईस्वी में क्या होते हैं, मर जाते हैं बेचारे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं। यहाँ के गार्जियन और बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को झलकाने की कोशिश किया है कि बच्चा कितना भी खराब क्यों न रहे, जैसा ही बच्चा हो, लेकिन माता पिता का स्नेह और प्रेम बना हुआ रहता है उन बच्चों से और कभी छोड़ते नहीं हैं। भले ही बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं लेकिन माता पिता नहीं छोड़ते हैं बच्चों को। इनकी जो रचनाएं हैं वह है फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस जो 1944 में छपी थी। द पर्पल प्लेन है 1947 में छपी थी। द जकरांडा ट्री है ये भी 1949 में छपी थी। और द स्कारलेट वर्ड है 1951 में छपी थी। और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई है 1998 में छपी थी। H.E. बेट्स का ही किताब है। और यहाँ जो स्टोरी प्रेजेंट है आप जान ही रहे हैं कि द अर्थ है भैया। और जो इंग्लिश जो कंट्री साइड है उसके बारे में लिखा है इन्होंने, है कि नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्र है इंग्लिश में मतलब इंग्लैंड में, उसके बारे में लिखा है। जानते हैं कि इसमें जॉनसन जो होता है फार्मर होता है, उसका बेटा बेंजी होता है कि नहीं। और जो बेंजी अंततः लास्ट में जो विवाह करता है उसका नाम फ्लोरेंस होता है कि नहीं। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ बताने की कोशिश किया बोले हम। उसके बाद हम लोग चलते हैं 124वां क्वेश्चन की ओर। तो 123वें क्वेश्चन तक था मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखिए सुबह 7 बजे एक और मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि सुबह 7 बजे, ठीक है ना, सुबह 7 बजे एक मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल का नाम है
अपना टाइम लाएगा। क्या है? अपना टाइम लाएगा है यूट्यूब चैनल का नाम, जो अभी सर्च में नहीं आएगा क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सर्च में आ जाए। तो आप जाइएगा हमारे, आप जानिएगा कि सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस जो आप सर्च करते हैं, जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर जाइएगा। उस लोगो पर अगर आप टिपिएगा तो आएगा, होम आएगा, ठीक है, वीडियो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट ऐसे करके प्लेलिस्ट करके लास्ट में अबाउट होता है। अबाउट पर जैसे ही आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा माय सेकंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप उस पर आप टिपिएगा तो वो चैनल आ जाएगा। सुबह 7 बजे उस पर लाइव होता है, ठीक है ना, सुबह 7 बजे भोर में। तो इसलिए आप जा कर के ज़रूर उस पर ज्वाइन होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं होने होगा तो फिर हम अगला वीडियो बता देंगे किस तरह से जाना है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर आएँ, कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।